हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है एक्सेस 125 का जेन्युइन रिव्यू करने वाले हैं उनके यूज़र के साथ, जो कि हमारे साथ हैं इस वीडियो में। और इन्होंने इस स्कूटी को परचेज़ किया था आज से लगभग 3 महीने पहले, और 3 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है। और इसके बाद हम इनसे कंप्लीट डिटेल में रिव्यू लेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्यों इन्होंने ये स्कूटी परचेज़ की, क्या रीज़न्स थे, और आफ्टर सेल सर्विस क्या है शोरूम वगैरह की, कंपनीज़ की, सारी तरीके की जो भी डिटेल्स होंगी हम इनके थ्रू इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा कि एक्सेस 125 चूज़ करने के क्या रीज़न थे। मार्केट में इतनी सारी टू व्हीलर्स आती हैं और भी स्कूटी आती हैं अलग अलग ब्रांड्स की, इसको चूज़ करने का क्या रीज़न था? बेसिकली मुझे ये इसका पहली बात तो मॉडल बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो इसका मॉडल है वो बहुत मतलब फैंसी टाइप का है, और ऑलरेडी मेरे पास एक्टिवा थी तो मुझे कुछ नया लेना था। दैट्स वाई मैंने एक्सेस 125 चूज़ करी। और जो मेरा डेली का आना जाना रहता है, डिस्टेंस जो मैं ट्रैवल करता हूँ वो अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स पर डे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे एवरेज पे अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। अभी 3 महीने से जब मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे, अभी तक मुझे 55 या 52 के रेंज के आसपास का मुझे जो है दे रहा है। तो आप लोगों ने सुना कि इनका मेन रीज़न क्या था। इनको एक ऐसी टू व्हीलर स्कूटी चाहिए थी जो कि इनको माइलेज प्रोवाइड कर सके, डेली कम्यूटिंग के लिए अच्छी हो, जिसकी हैंडलिंग अच्छी हो, और जो बेसिक फीचर्स इनको चाहिए थे वो सारी चीज़ में देखने को मिल रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि इसकी हैंडलिंग को लेके, कि इसकी हैंडलिंग कैसी है, आप मुझे ज़रा बताओ। बेसिकली अगर मैं इसके हैंडलिंग की बात करूं तो इसका हैंडलिंग मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, और जितने भी ब्रेकर्स आते हैं उसमें भी कंफर्टेबल होता है। एज वेल एज इसके जो आगे के जो 2 मिरर हैं परफेक्ट है, मतलब मैं पीछे का प्रॉपरली विजन देख सकता हूं, जो भी कार वगैरह या फिर टू व्हीलर्स अगर आती है तो। और वन मोर थिंग, इसके अंदर जो मीटर होता है वो भी कभी कभी आपको अगर कनेक्ट कर लेता हो अगर आप फ़ोन से, तो वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। सो बेस्ट है ऑल दोज थिंग्स, मतलब इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, एक जो मैं जेन्युइन रिव्यू अगर मैं दूँ तो ये है कि जो इसकी लाइट है, आगे की जो हेडलाइट है उसका विजन जो थोड़ा मुझे कम लगता है एज़ कम्पेयर टू जो मेरे पास पहले थी स्कूटी, उसके कंपेयर में। पहले हैंडलिंग की बात तो हो गई। हैंडलिंग के साथ में अगर हम इसकी कुछ सेफ्टी फीचर्स की भी बात कर लें, जैसे कि ब्रेकिंग या फिर टायर ग्रिप्स वगैरह की, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा फीडबैक है आपका? इसके अंदर जो ब्रेक है बिल्कुल सही है, और आगे इसका डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं अगर आपको फास्ट अगर आप ड्राइव करते हो तो वो हेल्प करता है। तो ब्रेकिंग के अंदर ऐसा कुछ इशू नहीं है, और प्रॉपर अभी 3 महीना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि हाँ प्रॉपर वर्क कर रहा है। ऐसा अभी तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली नहीं है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? अगर मैं इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अभी तक मैं जो विद इन 3 मंथ जो मैंने इसे रन करा है उसमें मैक्सिमम स्पीड मेरी 65 थी, और हाईवे पर लेकर के गया था तो कुछ भी डिसबैलेंस नहीं था, और प्रॉपर उसके साथ में भी आप ब्रेकिंग यूज़ कर सकते हो, मतलब ब्रेक भी प्रॉपर लग रहे थे, तो डिसबैलेंस नहीं होता है, और अच्छी स्पीड है। मतलब आप इसको मैक्सिमम 120 या फिर इसके आसपास रन कर सकते हो, बट अभी तक मैंने रन नहीं करा है इसे। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि जो 120 है वो उसकी टॉप स्पीड है, और उसके अंदर जो एवरेज वही 90 to 100 इसको जाना है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि इसमें जब आप इसको राइड करते हैं, और जो अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, मान लो 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर अगर इससे ज़्यादा अगर आप राइड करते हैं, तो उसमें आपको जो सिटिंग कम्फर्ट है वो आपको कैसे मिल रहा है? नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली इसके अंदर जो सीटिंग कंफर्ट है वो बहुत बेस्ट है, ये पर्सनली मैंने अभी फील करा है, क्योंकि जो इसके कंपेयर में जो दूसरी स्कूटी होती है उसमें इसकी जो स्पेस है, इसकी स्पेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्कूटीज़। और इसके अंदर इजीली अगर आपको ट्रिपल राइड तो नहीं करना चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रिपल राइड करते हैं तो उसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। ये तो हो गई बेसिक बातें। अभी हम जानते हैं कि इसमें ऐसे क्या क्या फ़ीचर्स थे जिन फीचर्स ने इनको अट्रैक्ट किया। सबसे पहले तो जो मुझे अट्रैक्ट करा था वो इसका डिजिटल मीटर था। डिजिटल मीटर के साथ में आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी कर सकते हो, और इवन अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो ये प्रोवाइड कर देता आपको डायरेक्शन। सेकंड थिंग, ये थोड़ा सा स्पेशियस है, अच्छी बड़ी सी स्पेस है आगे भी, और डिक्की भी इसकी बड़ी है, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स वगैरह सब कुछ होता है। हेलमेट होता है, हेलमेट के साथ में मैं वो भी रख सकता हूँ, तो डिक्की बड़ी है। और इवन इसके अंदर एक चार्जिंग पोर्ट भी है,
उससे मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होता है तो मैं उसके अंदर चार्ज करके चल जाता हूँ। तो चलिए अब थोड़ी सी इंजन परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए, तो इंजन से आपको कैसा रिस्पॉन्स है? ठीक है। सो इंजन परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो सबसे अच्छा मुझे जो लगा इसमें कि इंजन कट ऑफ स्विच है, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर मैं ट्रैफिक में हूँ या फिर कहीं पे भी होता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ पेट्रोल सेव कर सकता हूँ। और सेकंड थिंग, पिकअप की अगर बात करूँ तो पिकअप लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब हिली एरिया पे अगर मैं जाता हूँ तो ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ता है मुझे। तो ऑल दोस थिंग। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्कूटी पे लोड है और आपको टॉर्क वगैरह ठीक ठाक मिलता है और अगर आपको इनिशियल एक्सेलरेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर जो स्कूटी है उसमें डिले रहता है। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर्स को इसके जो है BHP में जो थोड़ा बहुत फ़र्क लाना चाहिए और इसकी इंजन की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए। टॉर्क से एज इट इज़ इनको कोई इशू नहीं है, टॉर्क से ही है, बाकी थोड़ा ब्रेक हॉर्स पावर में थोड़ा इशू लग रहा है। चलिए कुछ और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ जो इस स्कूटी में पसंद नहीं आई हो अभी तक, कि यार ये चीज़ नहीं होती तो मेरे लिए अच्छा था, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो और ऐड ऑन हो जाती इसमें तो ये थोड़ी और बेटर हो सकती थी, ऐसा कुछ? सो एज सच तो मुझे कुछ इसके अंदर ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, बट हाँ मुझे बस एक जो मेरा कंसर्न था कि जो इसकी हेडलाइट है, हेडलाइट की जो विजिबिलिटी है वो मुझे थोड़ी कम लगती है। अगर मैं रात में निकलता हूँ या फिर कुछ ऐसा विदाउट स्ट्रीट पर अगर लाइट नहीं होती है तो उस केस के अंदर विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है मेरा, जो प्रीवियस स्कूटी के साथ में एक्सपीरियंस है, एक्टिवा 5G हो गई या फिर दूसरी जो स्कूटीज़ होती है, उसके कंपेयर में इसकी जो लाइट या विज़न है वो थोड़ा सा कम लगता है मुझे। दैट्स ऑल। बेसिकली बारिश के मौसम में और नॉर्मल जो हमारे सीजन्स होते हैं उसमें लाइट का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो मुझे अब डिटेल में बताओगे कि मतलब एक्चुअल में विजिबिलिटी कौन से मौसम में कम है, बारिश के मौसम में कम है या फिर नॉर्मल डेज़ में कम है, नाइट में? सो अभी तक तो बारिश ही चल रहा था तो शायद बारिश में ही ऐसा होगा, आई थिंक। चलिए टू व्हीलर की तो अपन ने बात कर ली, अभी हम बात करते हैं सर्विस सेंटर्स के बारे में। तो सर्विस सेंटर से कैसा फीडबैक रहा, जो कि आपने अभी एक सर्विस की कंप्लीट कर ली है, तो वहाँ से कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सो सर्विस सेंटर तो बिल्कुल सही था जहाँ से मैंने लिया था इसे। वहाँ पर मुझे प्रॉपरली जैसे 1000 किलोमीटर हो चुका था, उसके बाद में उन्होंने कॉल करा, उन्होंने बोला कि आपकी फ़र्स्ट सर्विस है, आप जो भी पर्टिकुलर डेट टाइम जो भी है उस पर आप आ सकते हो। सो मतलब जो सर्विस सेंटर था इट वाज गुड, बिल्कुल अच्छा था, मुझे उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉपरली वो टाइम टू टाइम मुझे कॉल करके बताते रहते हैं कि आपको ये सर्विसेज करना है, इसके अंदर जो भी चेंजेस है आप आ जाइए, ईच एंड एवरीथिंग। इवन जब रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए उन्होंने ही मुझे आगे से फ़ोन करा था, इवन 4 से 5 बार फ़ोन करा था, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो मतलब सर्विस सेंटर तो बढ़िया है इसका। इसके मेंटेनेंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेंटेनेंस कितना आता है, सर्विस कॉस्ट क्या रहती है, अभी तक कितना स्पेंड किया इसमें सर्विसिंग वगैरह में? अभी जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो तो अभी नील है। आई थिंक 3 सर्विसेज फ्री होती है इसके अंदर, बट वो जो ऑयल का चार्जेस लेते हैं मुझे सिर्फ अभी इसके अंदर 350 रुपीज़ लगा है ऑयल का चार्जेस, दैट्स ऑल। इसके अलावा मैंने अभी तक एक भी रुपये खर्च नहीं करा है। तो इन्होंने इस स्कूटी को 1,15,000 रुपये में परचेज़ किया था, तो अब इनसे जानते हैं कि क्या 1,15,000 में ये स्कूटी को रिकमेंड करना चाहेंगे किसी को भी? हाँ मतलब जो मैंने परचेज़ करा था ऑन कैश परचेज़ करा था और इसका कॉस्टिंग मुझे 1,15,000 तक पड़ा था। और अगर ये EMI में अगर आप लेते हैं तो हार्डली इसके अंदर डिपेंड करता है, पहली बात तो आप कहाँ से फाइनेंस करवा रहे हैं। और बट हाँ ये फिर भी EMI के अंदर 125 तक पहुँच सकता है, मतलब 1,25,000 तक आ सकता है। तो मुझे लगता है कि हाँ मतलब मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि 1,15,000 के अंदर अच्छा पीस है ये, मतलब सही है। इसी के साथ इस रिव्यू को हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप इस स्कूटी को परचेज़ करना चाहें तो नियरेस्ट जो भी शोरूम हो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड है इस प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पर ही आपको माइलेज भी अच्छा देती है, परफॉर्मेंस भी अच्छा देती है, सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रोवाइड कर देगी, कोई इशू नहीं है। और बाकी आप लोगों का क्या फीडबैक है, जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है पहले से या किसी के पास है, तो वो अपना रिव्यू जो भी है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसे रिव्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।